हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर स्वागत है। मैं जय कुमार उपस्थित हूँ फिर से। जो हमने जो पहले चर्चा कर रहा था बीपीएससी प्री प्लस मेंस में, जो हमने मौर्य स्थापत्य की क्लास को शुरू किया था, उसी का अगला कड़ी हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो लोक कलाएं थी, मूर्ति कला, थोड़ा सा कुछ बर्तन के बारे में वहाँ पर समझेंगे, किस प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। इसके साथ ही हम समझेंगे कि विदेशी यात्रियों और लेखकों का क्या विचार है मौर्य स्थापत्य पर, कुछ भारतीय लेखकों का क्या विचार है मौर्य स्थापत्य पर। तो इस प्रकार से आज हम ये क्लास 3 में जो है समाप्त करेंगे। पूरे मौर्य स्थापत्य काल को जो है, शैली को हम पूरी तरह से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इससे पहले हमने एजुकेशन व्यवस्था समझ लिया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे पाल स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं एक नज़र में, तो सिलेबस हम देख रहे थे कि सिलेबस में ये हमने चर्चा कर लिया था पाश्चात्य शिक्षा को हमने देख लिया था। मौर्य कला आज हम खत्म करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल से। इसके बाद हम लेकर के आएंगे पाल कला, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पटना कलम चित्र पटना कलम और चित्रकला को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है मुख्य मुख्य 4 टॉपिक हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक, फिर इसके आगे आने वाले कड़ी में अगले टॉपिक को देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, जीएस पेपर 1 को देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी डीप में जा कर के देख रहे हैं। इसके पूरे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है, कैसे क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, वे सारे हम देखेंगे अस्थिर से। वीडियो पर दोस्त जो भी नए बनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा न्यू है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, कंपटीशन के दौर में क्या होता है, जो बड़े बड़े हस्तियां होती है जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है कंपटीशन के दौर में, कोई भी दे लीजिए, चाहे वो आप औद्योगिक ले लीजिए, चाहे नॉर्मल ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन के दौर में जो बड़े बड़े हस्तियां होती है ना, वे छोटे हस्तियों को उठने नहीं देते हैं। जबकि छोटे हस्तियों में जो है, उनकी जो पावर है ना, उनकी जो कंटेंट है, वो काफ़ी बेस्ट होता है ना। तो उसको थोड़ा उठने नहीं देते बड़े बड़े हस्तियाँ। जो उठता भी है तो उसे और दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जो कंटेंट हम दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। काफ़ी डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं पूरी क्लास को, एक एक बात, एक एक टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। लेखक का क्या विचार, देखिए अगर ये सब बात लिख देते हैं ना मेंस आंसर राइटिंग में, लेखक का क्या विचार है, अदर मतलब जो शैली था इस प्रकार के, विदेशों की जो शैली थी उस समय का, अगर उससे तुलना कर देते हैं तो काफ़ी जोरदार मतलब ये हो जाता है, आंसर राइटिंग में काफ़ी जोरदार हो जाता है। ठीक है, और छोटा मोटा जो फिगर आता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये स्तूप कला को देखा था, फिर हमने जो है यहाँ पर देखा था पिलर को देखा था। इस सब फिगर को जो है याद रखना है, और इसको ग्रीक और फारस से जो है अंतर करके भी हमने देखा था। तो ये सब बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। आज हम क्या करेंगे, वीडियो जब आप अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम पूरे जो है पीपीटी को टेलीग्राम पर अपलोड करा देंगे। ठीक है, एक साथ पूरे पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको तैयारी करने और लिखने में, इसके नोट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। हम अभी तक देख लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ लिया था, इनके जो भवन निर्माण की शैली थी। ठीक है, अशोक के बारे में हमने पूरा देख लिया, स्तंभ देख लिया, स्तूप देख लिया, गुफा देख लिया, दशरथ कालीन भी गुफाओं को देख लिया। अब लोक कला में हम चर्चा करेंगे क्या चीज, मूर्ति कला के चर्चा करेंगे, मूर्ति कला पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे लेखकों का क्या मत है मौर्य स्थापत्य पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारा पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है,
ताकि आप इसे देख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से मतलब हम ये ग्रीक स्तंभ और अशोक स्तंभ में अंतर स्पष्ट किया गया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये लिपि प्राकृतिक लिपि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये स्तूप के बारे में हमने समझाया था आपको काफ़ी डिटेल में। फिर देखिए गुफा के बारे में हमने देखा था, ये है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी बेहतरीन तरीका से हमने समझा था। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो मूर्ति कला है, लोक कलाएँ थी, ठीक है, जिसमें राजकीय भागीदारी जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है, उन कलाओं की हम बात करेंगे। और मुख्य रूप से क्या बात करेंगे, यक्ष और यक्षिणी की जो है मूर्तियों की हम बात करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है ना, पॉइंट बना करके लाए हैं, पॉइंट याद रखना है। बाकी लैंग्वेज हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ से लैंग्वेज सीख लेंगे कि कौन सा लैंग्वेज कहाँ वहाँ पर ऐड करना है, निष्कर्ष कैसे निकालना है, शुरुआत कैसे करना है। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ये विचार कर लेते हैं कि ये जो यक्ष और यक्षिणी होती है, ऐसा नहीं है कि ये केवल मौर्य में ही देखा जाता है। यक्ष और यक्षिणी का कुछ शाब्दिक अर्थ होता है ना। हम वो शाब्दिक अर्थ को लेकर के आए हैं और थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं यक्ष का मतलब क्या होता है और यक्षिणी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है रहस्यमय। क्या लिखा हुआ है, रहस्यमय, जादुई शक्ति या दिव्य प्राणी होता है। ठीक है, रहस्यमय, जादुई शक्ति या दिव्य प्राणी होता है। यह शब्द वैदिक साहित्य में पाया गया था, मतलब वैदिक साहित्य का यह शब्द है। ठीक है, और इसे अर्ध देव योनि के रूप में वर्णित किया गया है। यक्ष को अर्ध देव योनि के रूप में वर्णित किया गया। यक्षों को यक्षों के धन के संरक्षण और प्राकृतिक से जुड़े दिव्य प्राणियों के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। यक्ष जो होते थे वो पुरुष होते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर, ये यक्ष की है, यक्ष की है। ठीक है ना। यक्षिणी यक्ष की क्या है, पत्नी होती थी। ठीक है, ये आप यक्षिणी को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि यक्षिणी का अर्थ यक्ष की स्त्री रूप है या शक्तिशाली दिव्य स्त्री होती है। ठीक है, मतलब यक्षिणी जो है यक्ष का ही क्या है, स्त्री रूप है, ये शक्तिशाली दिव्य है। और ये हिंदू, बौद्ध, जैन परंपराओं में जो है यक्षिणियों की विशेषता शक्तियों की युक्ति मानी गई है। वे कुबेर की, द्वारपाल और समृद्धि की देवी के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं यक्ष और ये आपका क्या है, यक्षिणी है। आइए थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं, यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं, उस पर हम काफी गहराई से डिटेल से चर्चा करते हैं। आप जब आप फिगर को देख रहे होंगे, आशा करते हैं कि आपको फिगर ठीक से दिख रहा है। अच्छा, एक बात हम और ऐड कर देते हैं, अगर वीडियो जब देख रहे होते हैं और यदि मेरा फिगर रुक रहा होता है, ठीक है, अगर मेरा फिगर रुक रहा होता है ना, तो घबराइएगा नहीं। आपको ऑडियो और जो लिखावट आपको सही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत जो है 1 या 1.5 मिनट के लिए वीडियो थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। वाईफाई से कनेक्ट किए हुए हैं कैमरा को, ठीक है, मोबाइल कैमरा को। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकता है, कभी कभी दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो वो घबराना नहीं है, वीडियो ठीक मिलेगा आपको। 1 से 1.5 मिनट के बाद वो फिर आपका ठीक हो जाता है। तो देखिए, आप जब मूर्तियां को जब हम देखते हैं, इन मूर्तियों को जब हम देखते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है, शारीरिक जो बनावट है, इसके बारे में हम देखते हैं, तो उस समय की जो कला, जो चित्रकार थे, जो मूर्तिकार थे, वहाँ के उनकी जो है हुनर का प्रतीत होता है। ठीक है ना, कितना मतलब जीवंत कपड़े के धारियां, शारीरिक स्ट्रक्चर, इतना एकदम जीवंतता की मतलब ये आपका प्रतीत जैसा मालूम होता है। ठीक है, तो हम एक एक कर करके इनकी पूरी बातों को समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए बोला गया है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मौर्यकालीन मूर्तियों की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। इन मूर्तियों के कुछ यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं लेकर के आए हैं पॉइंट के माध्यम से, जिसमें हम पहला विशेषता देखते हैं कि भव्यता और विशाल आकार। कार देख सकते हैं इसकी, है ना, कमर के नीचे वाले पार्ट पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब है।
अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जब हम फिगर को देखते हैं तो फिगर के देखने में क्या है कि जो कमर से जो नीचे वाले जो भाग है वो वस्त्र से ढका हुआ है ना, वस्त्र से ढका हुआ। लेकिन जो है कमर से जो ऊपर वाले जो आकृति है वो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो वस्त्र से नहीं ढका हुआ है ना, देखने में ऐसा प्रतीत होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब विचार कीजिएगा इस पर। आइए देखते हैं। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां आमतौर पर बड़े आकार की होती थी, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाती थी। ठीक है, ये आप जा सकते हैं पटना जो संग्रहालय है ना, वहां पर आप जाइएगा तो आपको यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो देखने को मिल जाएगा, अभी भी इसी स्ट्रक्चर में वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो फिगर भी जो है, ये फिगर भी आपको उसी जहाँ जो संग्रहालय में जो रखा गया है उसी का ये फिगर है। चमकदार पॉलिश, ये तो मौर्य स्थापत्य के बहुत बड़ी विशेषताएं थी, चाहे वो पिलर को ले लिया जाए, चाहे वो स्तंभ को ले लिया जाए, चाहे वो गुफाओं को ले लिया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मूर्ति में भी जो है यह देखने को मिलता है। ये जो कारीगर थे वो तो लोकल ही थे, आसपास के लोग थे, है ना। तो ये चमक जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है, उनकी सारी जो स्थापत्य कला है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलती है। तरह की इन मूर्तियों में मौर्यकालीन रॉयल पॉलिश तकनीक का प्रयोग किया गया है। कौन सा पॉलिश? रॉयल पॉलिश तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे वे अत्यधिक चिकनी और चमकदार दिखती। यथार्थवादी अंकन, यथार्थवादी मतलब जीवंतता, मतलब इनमें जो है सच्चाई दिखता है, मतलब लगता है कि हूबहू जो है हम एक जीवित जो प्राणी होता है, प्राणी है उसके जैसा मतलब हूबहू यहाँ पर बनाया गया है। तो यथार्थवादी अंकन किया गया है कि यक्ष और यक्षिणी मूर्तियों में शरीर की बनावट है ना, यहाँ पर देखिए शरीर की जो बनावट है वह अत्यंत यथार्थवादी है, जिसे जो है मांसलता, सौंदर्य की विशेषता ध्यान जो है ध्यान रखा गया है। मतलब आकृति की जो मांसलता है ना, मतलब मांसपेशियों की जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो सौंदर्यता की जो विशेषता है, काफी मतलब जो आकर्षक रखा गया। ठीक है, काफी मतलब ध्यान दे और आकर्षक रखा गया है। कुछ और बात चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक और लोक कला का मिश्रण, ये मूर्तियां धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई थी, ठीक, लेकिन इसमें लोक कला के तत्व भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य, यक्षिणी मूर्तियों में स्त्री सौंदर्य के अत्यंत ही आकर्षक रूप दर्शाया गया है, जैसे कि दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति जो भारतीय नारी सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं मूर्ति की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, बनावट को देख सकते हैं, इस प्रकार जो है यक्षिणी की मूर्तियों की जो सौंदर्यता को निखारा गया है। चाहे वो वस्त्र को देख करके ले सकते हैं, चाहे वो उनकी जो आभूषण है आभूषण को देख करके ले सकते हैं, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके ले सकते हैं, है ना। कुछ शस्त्रधारी भी है, मतलब है धारण किए हुए हैं, उसकी भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो उस समय आज से करीब 2022 साल पहले की ये मूर्तियां बना हुआ है ना। लगता है कि जैसे जो है आज की तकनीक में ऐसे तराशा गया है। ठीक है, तो ये मतलब काफी अनोखा है हमारे देश के लिए। आगे है कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक, यक्ष को धन के संरक्षण और यक्षिणियों की समृद्धि की देवी के रूप में माना जाता है, जिसमें इन मूर्तियों का धार्मिक महत्व भी यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा निष्कर्ष है कि दीदारगंज यक्षिणी जो कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, मौर्यकालीन मूर्ति का उत्कृष्ट प्रमाण है। यह मूर्ति चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है, याद रखिएगा। यह जो है चुनार के टेक्निकल इशू, वीडियो थोड़ा सा वो हो रहा था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना है कि ये क्या आपका है, बलुआ पत्थर का यहाँ पर बना हुआ है ना। इसकी चमकदार पॉलिश और जो है अद्वितीय बनाती है। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ की जो
बर्तन बनाने का जो नियम था, किस किस प्रकार के बर्तन यहाँ पर बनाया गया था, उसे हम लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, वीडियो आपको ठीक से दिख रहा है क्या? हेलो, हेलो चेक, हेलो हेलो। चलिए ठीक। हाँ, ये देख रहे थे कि मौर्यकालीन बर्तन निर्माण शैली को थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। बर्तन निर्माण की शैली तो प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे तकनीक में परिवर्तन हुआ और तरह तरह के डिजाइन जो है, आकृतियों में जो है बर्तन को देखने को मिला। तरह तरह के मतलब अलग अलग धातु, मिट्टी, है ना, वो को देखने को जो है ये आपको देखने को मिला। उसी कड़ी में अगर देखते हैं मौर्यकालीन बर्तन निर्माण की शैली को देखते हैं, तो कहता है कि मौर्यकालीन बर्तन निर्माण शैलियाँ सत्यकालीन समाज की आवश्यकता और शिल्प कला की उन्नति को दर्शाती। ठीक है, इस काल में वर्तमान निर्माण मुख्य रूप से बर्तन निर्माण जो मुख्य रूप से मिट्टी, धातु और पत्थर के माध्यम से की जाती थी। अब हम कुछ देख लेते हैं कि इसमें जो बर्तन निर्माण की जो प्रमुख शैलियां हैं वो क्या क्या सी हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए मृद भार। मृद भार का मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। मृद भार का मतलब मिट्टी का बर्तन, तो है कि मौर्य काल में मिट्टी के बर्तन का व्यापक उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन का जो है व्यापक उपयोग किया जाता था। इसे लाल और काले रंग के चमकदार बर्तन में बनाए जाते थे। इन बर्तनों पर सरल लेकिन सुंदर चित्रांकन भी किया जाता था। ठीक है, सुंदर तो थे ही, लेकिन इस पर जो है चित्र भी उकेरे जाते थे। फिर है धातु के बर्तन। धातु के बर्तन इस काल में तांबे, कांसे, लोहे के बर्तन का यहाँ पर निर्माण किया गया। ये बर्तन अधिक टिकाऊ होते थे। राजकीय और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते थे। कुछ बर्तनों पर उकेरी गई आकृतियां नक्काशी लोक कला से जो है प्रेरित थी। फिर आपका है पत्थर के बर्तन की बात कर लेते हैं। मौर्य काल में चुनार के बलुआ पत्थर से बने बर्तन का भी उपयोग किया जाता था। ये बर्तन विशेष रूप से मंदिरों और राजकीय आयोजनों में प्रयुक्त किया जाता था। इन पर चमकदार पॉलिश होते थे, जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की विशेषता है। लकड़ी और हाथी दांत के बर्तन। लकड़ी और हाथी दांत से बने बर्तन जो है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग किए जाते थे। इन पर महीन नक्काशी और अलंकरण किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बर्तन देख लिया, मूर्ति देख लिया। अब कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो विदेशी यात्री थे, जो विदेशी यात्री आए थे या जो विदेशी लेखक हैं, उनका मौर्य कला पर क्या विचार है। ठीक है, उनके विचार को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर भारतीय के विचार को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, आंसर राइटिंग की दृष्टि से। सबसे पहले देख लेते हैं जो ग्रीक राजदूत थे मेगास्थनीज जो थे, ठीक है, मेगास्थनीज जो थे, इनका क्या विचार था मौर्य स्थापत्य को लेकर करके। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था इसका वर्णन किया उन्होंने। इसे तूसा, एक बेतना जैसे प्रसिद्ध ईरानी राजप्रसादों से भी अधिक भव्य बताया। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तूसा, एक बेतना जैसे प्रसिद्ध ईरानी राजप्रसादों से भी जो है अधिक भव्य बताया। उनके अनुसार मौर्यकालीन भवनों में लकड़ी और पत्थर का उत्कृष्ट उपयोग किया जाता था। लकड़ी और पत्थर का जो मेगास्थनीज का जो वर्णन मिलता है उसमें क्या था कि जो मौर्य कालीन में जो स्थापत्य था भवन निर्माण की, उसमें लकड़ी और पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। फाहियान क्या लिखे हैं चीनी यात्री, फाहियान क्या कहते हैं। फाहियान ने मौर्यकालीन स्थापत्य को दिव्य निर्माण कहा और वे देवों द्वारा निर्मित बताया। उन्होंने विशेष रूप से अशोक स्तंभ का प्रशंसा की, जिनकी चमकदार पॉलिश और उत्कृष्ट नक्काशी जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। एरियन क्या कहता है, ग्रीक इतिहासकार हैं, एरियन कहते हैं कि एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की तुलना ईरानी और मेसोपोटामिया के स्थापत्य से किया। एरियन जो है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद थे, जो महल थे,
उसकी तुलना किससे किया? ईरानी और जो मेसोपोटामिया का जो साम्राज्य था, ठीक है, उससे उस वहाँ के जो स्थापत्य थे उससे इसकी तुलना की गई है। उन्होंने इसे विशाल और भव्य बताते हुए इसकी संरचना का अत्यधिक मजबूत बताया। अब देख लेते हैं कि भारतीय लेखकों का क्या इस पर मत है। मौर्य स्थापत्य पर जो है भारतीय लेखकों का क्या मत है, ठीक है, देखते हैं। जैसे पीजी गोखले कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मौर्य काल से पूर्व भारतीय कला का कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं था। अगर मौर्य कला की काल की बात करें तो मौर्य काल के पूर्व की अगर बात करें तो भारतीय कला का कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं था। मौर्य काल आते आते जो है, ठीक है, यह जितने स्थापत्य जो है वो व्यवस्थित हो गए, है ना, जैसे कि बोलो राजकीय, लोक कला, है ना, ये आपस में यहाँ तक आते आते क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। इनके अनुसार मौर्य कालीन स्थापत्य काल ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी। श्री लूनिया कहते हैं उन्होंने मौर्य स्थापत्य का भारतीय काल का आधार बताया। श्री लूनिया जो है, जो मौर्य स्थापत्य उसको भारतीय काल का आधार बताया। उनके अनुसार मौर्य सम्राटों ने कला को संरक्षण दिया और उन्हें भव्य रूप प्रदान किया। फिर देखिए आर डी मजूमदार क्या कहते हैं, उन्होंने मौर्य स्थापत्य को भारतीय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक माना है। तो ये राजकीय शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक। उनके अनुसार अशोक के स्तंभ और गुफा भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। फिर देखिए के ए नीलकंठ शास्त्री का क्या इस पर तर्क है। उन्होंने मौर्य स्थापत्य को भारतीय कला के विकास की महत्वपूर्ण चरण माना और उनके अनुसार मौर्यकालीन कला में धार्मिक और लोक कला का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। तो बीजी गोखले, दी लुनिया, डॉक्टर जो है आर.सी. मजूमदार या ए.के. नीलकंठ शास्त्री, हमने 4 भारतीय लेखकों का तर्क लाया कि मौर्य स्थापत्य के जो स्थापत्य है उसको किस रूप में ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का जो है अगर 1-2 का भी अगर हम याद कर लेते हैं ना और उसको अगर लिख देते हैं आंसर राइटिंग में तो काफ़ी आपका जोरदार हो जाएगा। विदेशी का तो एक का तो याद रखना है, मेगास्थनीज या फाहियान, ये दोनों में से किसी एक का तो याद रखना है। अगर एरियन याद रह जाए तो और बढ़िया बात है क्योंकि ये तुलना किया ईरानी और मेसोपोटामिया से तुलना किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संपूर्ण जो मौर्य कालीन स्थापत्य था, ठीक है, वे सारे स्थापत्य को हमने पूरे डिटेल से देख लिया। चाहे वह मूर्ति कला हो, चाहे वह स्तंभ का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, ठीक है, इसके साथ साथ पिलरों का निर्माण, स्तंभ का निर्माण, तुलना करके देख लिया, ठीक है ना। ये पूरे डिटेल से हम समझने की कोशिश किए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है, कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज का ऑप्शन दे दिया गया है। टेलीग्राम पर जब जाइएगा ना तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसे तुरंत वहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। चैनल पर जुड़िए, एजे स्टडी लाइव टेलीग्राम चैनल है और जो भी दोस्त नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर। मिलते हैं अगले स्थापत्य शैली के साथ, पाल कला की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।